जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। और फिर से स्वागत करूंगा आप सभी के अपने इस रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में। एक ऐसी पीवाईक्यू सीरीज जिससे पढ़ रहा मेरे भाई रेलवे का हर छात्र को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी की करते हैं, एएलपी हो या टेक्नीशियन हो या फिर आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल हो, ये पीवाईक्यू सीरीज आपके मैथ्स में चार चांद लगाने वाली है। फ्री में हमारी ये सीरीज चल रही है यूट्यूब पर, आप लोगों के मैथ्स के स्तर को बहुत आगे बढ़ाएगी। और जितने बच्चों को मैथ्स में डर लगता था, वो गारंटी कहता हूँ कि सीरीज के पूरा होने तक मैथ्स में एक बहुत ही अच्छा स्कोर ला पाएंगे। तो मेरे भाई, परसेंटेज की हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस आप लोगों के लिए चैनल पर करा दिया है। और जो बच्चे नए हैं मेरे भाई, फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चौथी क्लास है। और इस क्लास के बाद में कौन सी वीडियो आएगी वो हम आपको वीडियो के बीच में बताएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और हमारी इस मेहनत को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और एक और बात बता दूं कि जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मैं अपनी क्लासेस को रेगुलर भी करते जाऊंगा और इस 1 घंटे की क्लास को 1.5 घंटे तक भी मैं पहुंचाऊंगा। शुरू में हमने ये कहा था कि मात्र एक दिन आपकी हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी आपकी। फिर उसके बाद हमने कहा 3 क्लासेस होंगी और उसके बाद में अब हम रेगुलर क्लास आप लोगों के लिए कर चुके हैं। रोज सुबह 8 बजे इस चैनल पर आपकी ये वीडियो आ रही है। कारण पता है क्या है? आपका सब्सक्राइब, आपका मेरा सपोर्ट करना। और बस ऐसे ही करते रहो और 1 मिलियन जल्दी हम लोग पहुंचेंगे और तहलका होगा। लेकिन ध्यान रखिए मेरे भाई, उसमें देरी मत करिएगा। जितना देर होगा उतना मेरे भाई विलंब होते जाएगा, नुकसान आपको उतना होगा। तो सब्सक्राइब करते रहिए और इस 1 घंटे की क्लास को हम कोशिश करेंगे 1.5 घंटे तक पहुंचाएं। बाकी हम डेली जितना पढ़ाते हैं वो सारा का सारा मेरे भाई हमारे इस टेलीग्राम मैथ्स बाय आदित्य रंजन पर अपलोड कर देते हैं। तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। रेलवे पीवाईक्यू सीरीज के नाम से हमारी सारी क्लासेस की पीडीएफ इसमें आपको मिल जाएंगी और जा करके आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आइए मेरे भाई, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैथ्स में परसेंटेज में एक हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है वेन डायग्राम। देखिए, वेन डायग्राम बच्चों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो हम लोग पहले इसके बेसिक्स को समझते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है, किस तरह के सवाल बनते हैं, कितने टाइप होते हैं, तब उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए मेरे भाई अपने कॉपी में, वेन डायग्राम यहाँ पे, ठीक है। वेन डायग्राम बहुत ज़रूरी है, रीजनिंग में भी आप लोग इससे पढ़ते होंगे और मैथ्स में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चलिए आइए, तो वेन डायग्राम में मेरे भाई इसके 2 हिस्से होते हैं। एक 2 केस होता है और एक उसके बाद में 3 केस होता है। तो पहले यहाँ पर डबल वाला केस को समझते हैं कि डबल वाला केस यहाँ पर क्या कहा गया है और कैसे कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेन डायग्राम को लेकर के, तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक शहर में 2 तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर चाय पीते हैं, कुछ लोगों को कॉफ़ी पसंद है और कुछ लोगों को दोनों पसंद है। तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं और ये डबल केस बनता है। कौन किसको रिप्रेजेंट करता है मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, हमने क्या किया यहाँ पर कि एक यहाँ पर आयत के अंदर में 2 वृत्त बना दिए और उसके बाद में ये कहा कि ये पहला वाला जो है किसके लिए है, तो पहला वाला मेरे भाई चाय लवर्स के लिए है। किसके लिए है यहाँ पर? तो चाय लवर के लिए। दूसरा वाला हमारा किसके लिए है? तो दूसरा वाला हमारे कॉफी लवर के लिए है, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए 50 लोग चाय पीते हैं, 50 लोग में 30 लोग वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ चाय पीते हैं और 20 लोग मेरे भाई यहाँ पर वो है जो चाय और दोनों कॉफी पीते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कॉफी पीने वाले यहाँ पर 70 लोग हैं। अगर 20 मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया, मान लीजिए 20 लोग ये हो गए, तो ये कितने हो जाएंगे? तो ये मेरे भाई यहाँ पर 50 हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो डेटा होता है उसको हम किस तरीके से व्यक्त करते हैं और कैसे हम कहते हैं वो समझा रहे हैं। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला जो डेटा हो गया आपका, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें 30 लोगों का, तो ये 30 लोगों का डेटा कौन सा डेटा आपको पता है? ये 30 मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ भक्त हैं। और किसके भक्त हैं? तो ओनली टी के। यहाँ पे मतलब ये कट्टर समर्थक है चाय के। चाय के अलावा इनको कुछ और पीना ही नहीं है, इनको कुछ और में इंटरेस्ट ही नहीं है, इनको कुछ और चाहिए भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या पियेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर ये चाय पियेंगे। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 50 लोग मेरे भाई किसके समर्थक हैं? तो आप यहाँ पर बोलेंगे गुरुजी ये 50 लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या पीते हैं? तो ये 50 लोग की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉफ़ी पीते हैं। तो इसे हम बोलेंगे ये ओनली कॉफ़ी वाले लोग हैं। इनको मेरे भाई दुनिया की कोई और भी ड्रिंक दे दो, इनको बिल्कुल भी रास नहीं आएगी, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर कॉफ़ी पियेंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, घर में देखो जो भी मिल जाए फ्री का तो मुंह उठा के ले लेंगे। तो यहीं पर ये 20 लोग वही है मेरे भाई यहाँ पर।
इनको आप कुछ भी दोगे ना तो मुंह उठा करके पी लेंगे भाई साहब। मतलब यहाँ पर ये वो लोग हैं जिनको चाय भी चलेगी और मेरे भाई कॉफ़ी भी चलेगी। आप दोनों में जो इनसे पूछ लोगे ना तो यहाँ पर मेरे भाई चाय और कॉफ़ी, इनको मेरे भाई दोनों में जो मर्जी आए वो ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम इस वेन डायग्राम की बात करें यहाँ पर, तो इस वेन डायग्राम को फॉर्मूले के माध्यम से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम आपको वो बताते हैं। तो सबसे पहले अगर इसी वेन डायग्राम को मेरे भाई फॉर्मूले से अगर रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं और किस तरीके से लिखते हैं जरा वो देखिए। इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, इसको हम बोलते हैं मेरे भाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पर ये बीच वाला जो डेटा होता है ये हो जाता है मेरे भाई ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे क्या हो जाता है तो बोलोगे सर ये ए इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, बी हो जाता है। जिसको फाइनली अगर हम ये पता करना चाहें पूरे वेन डायग्राम में कितने लोग थे, यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर हम पता करना चाहें तो इसको पता करने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ ए हम ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में हम नंबर ऑफ बी ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद में मेरे भाई नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या करेंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है, यानी ए का पूरा कितना हो गया 50, बी का पूरा कितना हो गया 70, और उसमें से बीच वाले को एक बार माइनस कर दो तो टोटल डेटा निकल करके चला आता है। इसी को मेरे भाई हम सम ऑफ टोटल या फिर मेरे भाई टोटल डेटा भी हम बोल सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में वेन डायग्राम भी पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि देखिए इलेक्शन हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है, और वेन डायग्राम के बाद में कुछ मिसलेनियस भी हम आपको कराएंगे। जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर दीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मेरे भाई मिल पाएगा, और तभी आप उसके बाद में वीडियो को देख भी पाएंगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा आपको। बाकी हमारी टाइमिंग याद रखनी है, ये क्लास कितने बजे चलती है, रोज सुबह 8 बजे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलती है। और रिकॉर्डिंग ही क्यों मिलती है, ताकि आपका समय बचाया जा सके और बचे हुए समय से आप कोई और सब्जेक्ट को भी पढ़ सकें। समझ गए बात को? जिन्हें 2x पे देखना है वो 2x पे देख ले, जिन्हें 1x पे देखना है वो 1x पे देखे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और कंटेंट होता है, इंपॉर्टेंट लाइव और वीओडी कुछ भी नहीं होता। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, आइए चलिए बच्चों, तो एएलपी और टेक्नीशियन का हमारा ये सवाल है। कहा गया है क्लास में कि एक कक्षा में 60% बच्चे गणित को पसंद करते हैं, 45% विज्ञान को करते हैं और 25% गणित और विज्ञान दोनों को पसंद करते हैं। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? कम से कम एक विषय पसंद है। अब ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन मेरे भाई दो चीजों को दर्शा रही होती है। आपको जब ये लाइन देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, कम से कम एक यहाँ पर विषय। अब ये कम से कम वाला जो डेटा होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि तुम मुझे क्या बताओ, तो तुम मुझे मेरे भाई यहाँ पर टोटल बताओ। जो ये बोला जाता है ना कम से कम एक विषय, तो कम से कम एक विषय का मतलब आपको टोटल डेटा बताना है, मतलब पूरा ए यूनियन बी बताना है। समझ रहे हैं बात को लेकर के? तो वेन डायग्राम के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि सर देखिए कुछ इस प्रकार का हमारे सामने यहाँ पर डेटा होगा, और इस डेटा के अंदर में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, तो ऐसे मान करके चलिए कि एक ये गणित वाला छात्र होगा और एक यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप होगा, तो बोलेंगे सर विज्ञान वाला होगा, यानी इसको मैथ्स बोल लेते हैं और इसको साइंस बोल लेते हैं। 60% बच्चे को गणित पसंद है, यानी मैथ्स को पसंद करने वाले कितने हैं तो 60% है। उसके बाद साइंस को पसंद करने वाले कितने हैं तो 45% है, और उसके बाद में मेरे भाई दोनों को पसंद करने वाले कितने हैं तो 25% है। आपको ये मान के चलना पड़ेगा। तो जब ये लाइन बोला जाता है ना, इसका मतलब कहा जाता है तुम हमें टोटल डेटा बताओ, और टोटल बताने के लिए यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं होती है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। जब भी अगर आपको टोटल बताना है, मतलब दोस्तों हमें ए यूनियन बी बताना है, तो हमें याद रखना है यहाँ पर आपको ए का पूरा डेटा लेना है, आपको बी का पूरा डेटा लेना है, और आपको जो कॉमन डेटा होगा वो आपको मेरे भाई घटा देना है। ठीक है, ए का पूरा डेटा हमारा कितना है तो बोलेंगे 60% है, बी का पूरा डेटा कितना है तो बोलेंगे सर 45% है, और दोनों का कॉमन डेटा कितना है तो बोलेंगे 25% है। अब अगर आप देखेंगे 45 में से 25 गया तो 20 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80%। और ऐसे सवालों को आप बिना कलम उठाए भी बना सकते हैं। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जब आपको सवालों की बनाने की, पकड़ने की, पढ़ने की बहुत अच्छी समझ होगी, तो ऐसे सवालों को आप हवा में उड़ा सकते हैं। इसमें मेरे भाई कलम की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पर आप क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक परीक्षा में 55% बच्चे अंग्रेजी में पास हो जाते हैं, 35% मैथ में पास हो जाते हैं और 20% दोनों में पास हो जाते हैं। तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितना परसेंट बच्चा पास हुआ।
तो अगर हम यहाँ पर पास करने वालों की परसेंटेज को पता करेंगे तो हम ये कहेंगे सुनो बात ऐसी है, अंग्रेजी में पास कितने किए हैं तो 55 किए हैं, उसके बाद में मैथ में पास किए हैं तो कितने किए हैं तो 35 किए हैं, और दोनों में पास किए हैं तो कितने किए हैं तो बोलोगे सर 20 किए हैं। इस तरीके से जब पता चलेगा तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर 70% बच्चा मेरे भाई पास कर गया। अब अगर 70% बच्चा पास कर गया तो फेल कितना किया होगा मुझे ये बताओ, 30%। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करते हैं परसेंटेज फेल को लेकर के तो आप यहां पर बोलेंगे गुरुजी 70% बच्चा पास है तो 30% बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया फेल अभ्यर्थियों की संख्या 1200 है। यानी मैं हमेशा कहता हूं कि देखा करो सवाल में जो दिया गया है वो किसका मान है और जो पूछा गया है वो किसका मान है। ये जो 1200 है ये फेल करने वाले बच्चों की संख्या है, मतलब 30% की संख्या है। और कहा गया है कि कुल अभ्यर्थियों की संख्या बताओ, कुल का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 100% का मान बताना है। 30 का अगर हम मेरे भाई गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा, और 40 को 100 से गुना करेंगे तो 4000 आ जाएगा। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। ठीक है, आइए चलिए वेन डायग्राम बहुत ही प्यारा टॉपिक है, पढ़ते चलिए। अगला सवाल आपसे यहाँ पर कहा गया, पढ़िए जरा। अगले सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि एक होटल में 60% शाकाहारी दोपहर का भोजन किए, 30% ने मांसाहारी भोजन दोपहर का भोजन किया, और 15% ने दोनों प्रकार का दोपहर का भोजन किया है। यदि 96 लोग उपस्थित थे तो यहाँ पर कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया। तो पहले मुझे ये पता करना होगा कि जो लोग भोजन कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार के, वो कितने परसेंट हैं। ठीक है, तो वही बात है मेरे भाई, खाना खाने वाले लोगों की मेरे भाई यहाँ पर कितने प्रतिशत है। तो जो लोग भोजन मेरे भाई कर रहे हैं उनका परसेंटेज यहाँ पर कितना है ये बताओ। तो बोलोगे सर देखो 60% शाकाहारी है, ठीक है, और उसके बाद में 30% मांसाहारी है, और उसके बाद में दोनों करने वाले यहाँ पर कितने हैं गुरुजी। तो दोनों करने वालों की अगर हम बात करें तो वो हमारा 15% है। ठीक, 90 में से मेरे भाई 15 घटा देंगे अगर आप, तो आपको कितना मिलेगा, 75%। यानी 75% लोगों ने कहीं ना कहीं भोजन कर लिया। जैसे मानो मेरे पास में इस कमरे में कुछ लोग हैं, कुछ मांसाहारी खाने चले गए, कुछ शाकाहारी खाने चले गए, कुछ दोनों खाने चले गए। यानी इस पार्टी में बुलाए गए लगभग 75% बच्चों ने कुछ ना कुछ मेरे भाई खा ही लिया है। तो बचे यहाँ पर कितने हैं, 25% जो नहीं खा पाए। तो अगर हम बात करते हैं तो 96 लोग उपस्थित थे तो कितनों ने किसी प्रकार का भोजन नहीं किया। तो हम बोलेंगे सर देखो 96 जो है वो अपने आप में 100% है, और कितने लोगों ने भोजन नहीं किया है तो 25% लोगों ने भोजन नहीं किया है। तो अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा बिल्कुल दोस्त यहाँ पर सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पर इस बात को समझिए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या कहा है। अब देखिए वेन डायग्राम में आप लोगों ने दो लोगों का केस तो पढ़ लिया, दो मेरे भाई ए और बी का, लेकिन अगर आपको 3 का पढ़ना पड़ जाए तो उसमें मेरे भाई क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम आपको समझाते हैं। थोड़ी सी थ्योरी जानेंगे फिर सवाल को जानेंगे। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। आ जाइए, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो समझिए 3 का केस यहाँ पर क्या होता है। अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे गुरुजी बात ऐसी है, समझना पड़ेगा आपको, छोटी छोटी बातें सीखनी पड़ेंगी आपको। मान लीजिए कि ये हमारा 3 लोगों का केस रिप्रेजेंट है और 3 लोगों के बारे में बता रहा है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर कि ये 3 तरह का डेटा है। ये ए का डेटा हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ये बी का डेटा हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई सी का डेटा हो गया। या ऐसे आप कह सकते हैं सर ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पीते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रेड बुल पीते हैं। सर यहाँ पर ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पीते हैं, तो स्टिंग पीते हैं। और सर ये वो लोग हैं जो यहाँ पर कोका कोला पीते हैं। बस ये समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 लोगों के बारे में बातें कही गई हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे रेड बुल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ ये वाला डेटा है, ये कट्टर समर्थक है किसका, तो रेड बुल का। ठीक, उसके बाद में जो ये वाला डेटा है ये कट्टर समर्थक है किसका मेरे भाई, तो स्टिंग का यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर जो नीचे वाला डेटा है दोस्त, यहाँ पर ये नीचे वाला जो डेटा है ये कट्टर समर्थक है किसका, तो कोका कोला का। किसका मेरे भाई यहाँ पर, तो कोका कोला का। ठीक है, अब उसके बाद में जो यहाँ पर डेटा आता है ये वाला डेटा मेरे भाई यहाँ पर, ये दोनों, तो ये दोनों ऐसे लोग हैं, मतलब ये वाला डेटा ऐसा है जिसको आप ऐसे काउंट कर सकते हैं कि सर ये रेड बुल एंड कोका कोला बोथ हो गया एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, आप इस डेटा को जब काउंट करोगे तो ये स्टिंग एंड कोका कोला बोथ हो गया मेरे भाई।
ठीक। उसके बाद में जब आप यहाँ पर इस डेटा को काउंट करोगे तो बोलोगे सर ये रेड बुल एंड स्टिंग हमारा बोथ हो गया। ठीक। और सबसे मेजर रोल जो प्ले करता है वो इसमें बीच में बैठा हुआ इंसान यहाँ पर ये वाला प्ले कर रहा होता है, और इसको हम बोलते हैं कि सर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बीच वाला है इसको मेरे भाई सब कुछ पसंद है। इसको यहाँ पर रेड बुल भी पसंद है, इसको स्टिंग भी पसंद है, इसको कोका कोला भी पसंद है। तो अगर हम यहाँ पर सबके अलग अलग नाम से इनको दर्शाएं और ए बी सी का नाम इनको दें यहाँ पर, तो किस प्रकार से हम डेटा को लिखते हैं वो समझिए। ये होता है पूरा का पूरा ए होता है दोस्त यहाँ पर, ये पूरा का पूरा सर्कल जो है वो बी को बताता है, और ये पूरा सर्कल जो है वो यहाँ पर सी को बताता है। ठीक। अगर हम यहाँ पर बात करें और अगर हम यहाँ पर चीज़ों को समझें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है ये बोलेंगे ये वाला डेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ए और सी को करेगा यहाँ पे। उसके बाद में ये वाला डेटा मेरे भाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये वाला डेटा हमारा बी और सी दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। उसके बाद में ये वाला डेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये वाला डेटा मेरे भाई जो है वो ए और बी दोनों को रिप्रेजेंट करेगा दोस्त यहाँ पर। ठीक। अब लास्ट में आ जाता है जो बीच वाला डेटा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो बोलोगे गुरुजी ये जो बीच वाला डेटा है ना, ये वाला डेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही के लिए है, और वो बोलोगे सर ये ए को भी रिप्रेजेंट करेगा, बी को भी करेगा और सी को भी, मतलब सबका कॉमन डेटा है। तो अगर मुझे यहाँ पर सबका टोटल चाहिए कि ए बी और सी सबको मिला करके कितना बना, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे नंबर ऑफ ए हो गया यूनियन हमारा बी हो गया यूनियन हमारा सी हो गया, ये बराबर होगा नंबर ऑफ ए, फिर बराबर होगा मेरे भाई नंबर ऑफ बी, फिर बराबर होगा हमारा नंबर ऑफ सी। उसके बाद से इसमें से हम जो है यहाँ पर घटा देंगे, और किसे घटा देंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी को घटाएंगे, फिर उसके बाद से हम इसे मेरे भाई बी इंटरसेक्शन सी को घटाएंगे, फिर उसके बाद से ए और सी दोनों को घटाएंगे, और लास्ट में यहाँ पर ले जा करके ए बी सी वाले डेटा को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, तो जोड़ देंगे। यानी अगर हमें टोटल निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद में यहाँ पर ए यूनियन बी मेरे भाई सब जोड़ो, बी और सी को सब जोड़ो, ए और सी को सब जोड़ो, और इसको यहाँ पर क्या कर दो, माइनस कर दो। समझ गए। पूरा पूरा आपको ए लेना है, पूरा पूरा बी लेना है, पूरा पूरा सी लेना है, और इस तरीके से आपको यहाँ पर हल करना है। अब आज इसके ऊपर में आधारित कुछ सवालों को हम लोग देखते हैं कैसे हम उन्हें बना सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें तोड़ सकते हैं। आइए चलिए सवाल की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। आपके अपने CBT 1 में ये सवाल पूछा गया है, जरा पढ़िए क्या बोला गया। किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी जो है वो मेरे भाई फेल हो गए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए डेटा को समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो कितने परसेंट मेरे भाई अभ्यर्थी फेल हो गए, तो 41%। तो ये हमारा ए हो गया, फिर उसके बाद में ये हमारा बी हो गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा सी हो गया। समझ गए। देखते चलिए तरीके से चीज़ों को लेकर के यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे। तो कहा गया कि एग्जामिनेशन में 41% फेल इन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का डेटा कितना है, तो 41% का है, आप ऐसे मान के चलो। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया 35% ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी का डेटा कितना है, तो बोलोगे गुरुजी 35% का डेटा है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री में कितना डेटा है, तो हिस्ट्री में मेरे भाई यहाँ पर है हमारा 39% के करीब में, ये हमारा हिस्ट्री का डेटा हो गया। 5% बच्चे ऐसे हैं जो तीनों में फेल हो गए, 5% फेल इन ऑल द थ्री। तो वो 5% को कहाँ रखोगे, तो हमेशा मेरे भाई बीच में रखोगे। ध्यान रखना, भरने का तरीका समझो मेरे से कैसे इनको भरते हैं। 14% बच्चे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों में फेल हो गए। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में पूरा 14 है, मतलब ये पूरा मान कितना है, 14 है। और अगर ये पूरा मान 14 है, उसमें अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। भरने का तरीका देखिए, मैं कह रहा हूं ना, भरने का तरीका देखिए मेरे भाई कैसे भरते हैं। फिर बोला गया 21% बच्चा हिस्ट्री और ज्योग्राफी में फेल हो गया। ठीक है। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, यानी यहाँ पर ये पूरा डेटा 21% के बराबर है। तो अगर ये 21% के बराबर है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 16 हो जाएगा। भरने का सिंपल एक तरीका होता है, सबसे बीच वाले को पहले भरते हैं और उसके बाद में सब लोगों को भरना शुरू करते हैं। फिर कहा गया 18% बच्चे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों में फेल हो गए। यानी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में 18%, यानी ये पूरा पूरा 18%। इस 18 में ये 5 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 13 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा।
अब उसके बाद धीरे धीरे करके हम यहाँ पर एक एक करके सारा डेटा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए किसी भाई को हमारे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये वाला डेटा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इकलौता ये वाला डेटा, तो वो यहाँ पर क्या कहेगा, बोलेगा गुरुदेव देखिए 41 है, 41 में से आप इन तीनों को घटा दीजिए, तो कितने होंगे, तो बोलेंगे 13 और 9 22, 22 और 5 मेरे भाई 27। तो 27 में से अगर हम इसमें से 27 मेरे भाई माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, तो 27 4 31 और 10 41 14% हो जाएगा। बाद में क्या पूछा गया क्या नहीं बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप समझो। अगर मुझे ये वाला डेटा चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, 35 में से तीनों को यहाँ पर घटा दो, 35 में से तीनों को घटा दो तो 16 और 9 मेरे भाई 25 और 5 30, तो ये हो जाएगा मेरे भाई कितना 5%। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब ये वाला डेटा देखो कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर 39 में से आप तीनों को घटा दीजिए, तो 16 और 5 21, 21 10 31, 31 और 3 कितना होता है, तो बोलोगे 34, तो 34 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 5% हो जाएगा। ठीक, अब सवाल में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, तो कहा गया उन विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए, हु फेल्ड इन इकोनॉमिक्स ओनली। तो इकोनॉमिक्स में फेल करने वाले कितने हैं, 14, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। सिर्फ इकोनॉमिक्स में फेल करने वाले, एक होता है टोटल बता दो और एक होता है सिर्फ इकोनॉमिक्स में फेल किया, तो ओनली इकोनॉमिक्स पूछेगा तो मेरे भाई 14 और टोटल पूछेगा तो कितना बताएंगे 41, ओनली हिस्ट्री पूछेगा तो कितना बताएंगे 5, ओनली ज्योग्राफी पूछेगा तो कितना बताएंगे 5। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। मुझे पता है कि एक बार में आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आपको एक दो सवाल और चाहिए होंगे, तो हम आप लोगों के लिए एक दो सवाल और रखेंगे। ठीक है, आइए चलिए बाकी यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, अब एक और सवाल आप यहाँ पर देखिए, देखिए ऐसे सवालों में सिंपल सी बात मेरे भाई ध्यान रखना होता है कि जो सबसे पहले फिलिंग की जाती है वो अंदर वाले बक्से की, उसको फिल कर लोगे ना तो उसके बाद में यहाँ पर जो है एक एक चीज पूछ लोगे। अब जैसे मानो इसमें अगर ये पूछा जाता टोटल बताओ क्या होगा, टोटल के लिए ई को जोड़ते, जी को जोड़ते, एच को जोड़ते, उसके बाद में कॉमन इसे माइनस करते, कॉमन इसे माइनस करते, कॉमन इसे माइनस करते, बीच वाले को क्या करते, ऐड करते। अब कुछ इसी प्रकार का एक सवाल आइए मेरे भाई हम आपको दिखाते हैं, जो दिखता तो वेन डायग्राम की तरह है लेकिन है नहीं। ठीक है, और वो क्या है वो पढ़िए, बहुत ही अटपटा सवाल और आप लोगों के एनटीपीसी के मेंस में पूछा गया। मुझे तो लगा अगर ये प्री में पूछ लिया जाए तो बहुत बच्चे परेशान हो जाएंगे कि ऐसा सवाल प्री में भी आता है क्या, बिल्कुल आता है। आप देखिए, एक इलाके के 150 लोगों को रोजाना काम करने के लिए यात्रा करनी होती है, 25 केवल बस से यात्रा करते हैं, यानी अगर हम बात करते हैं तो केवल बस से यात्रा करने वाले कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे सर सिर्फ और सिर्फ बस से यात्रा करने वाले 25 लोग हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर कहा गया 40 केवल ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो ओनली ट्रेन से मेरे भाई यात्रा करने वाले कितने हैं, तो ओनली ट्रेन से यात्रा करने वाले यहाँ पर 40 है। ठीक है, 20 टैक्सी और ट्रेन मेरे भाई दोनों लेते हैं, टैक्सी भी लेते हैं और ट्रेन भी लेते हैं, तो ये स्पेशल डेटा है, इसको थोड़ा पास में अपने रखेंगे। 30 केवल निजी कार का इस्तेमाल करते हैं, यानी मेरे भाई ओनली कार आप एक तरीके से कह सकते हो, तो ओनली कार लेने वाले कितने लोग हैं, तो यहाँ पर 30 लोग हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कहा गया 25 लोग ऐसे हैं जो बस और टैक्सी मेरे भाई दोनों लेते हैं, बस भी लेते हैं टैक्सी भी लेते हैं, जो मिल जाए जिससे मिल जाए वैसे जा सकते हैं, और बाकी केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं। जो बाकी बच गए यहाँ पर वो क्या होंगे, तो ओनली टैक्सी होंगे। अब ओनली टैक्सी कौन सा लोग होगा मेरे भाई, तो जो बाकी बच गया वो होगा। और बाकी बचा कितना, तो बोलोगे सर देखिए 150 लोग थे आपके पास में, इस 150 लोगों में से, इस 150 लोगों में से आप इस बात को समझिए, 150 लोगों में से कितने लोग हमारे निकल गए, तो बोला गया सर यहाँ पर देखिए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल यूज ओनली वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो भी आएंगे। तो बोले सर 150 लोगों में से देखिए कितना कितना निकल गया है, तो 25 ऐसे हैं जो क्या इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ बस, 40 ऐसे हैं जो क्या इस्तेमाल करते हैं, तो सर सिर्फ ट्रेन, 30 ऐसे हैं जो क्या इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या इस्तेमाल करते हैं, तो बोलोगे गुरुजी सिर्फ और सिर्फ कार इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद में ये दो डेटा को आप इग्नोर कैसे कर दिए, 20 लोग ऐसे हैं जो दोनों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और 25 ऐसे हैं, तो मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस 150 वाले डेटा में से इन दोनों डेटा को मेरे भाई यहाँ पर सबको क्या करना है, तो माइनस कर देना है। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर के इतने लोग थे और इनमें से ये सभी को माइनस कर दो, तो पहला 25 40 20, 25 40 और मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो मतलब 30 हो जाएगा। फिर और ये 20 और ये 25 को भी अगर आप जोड़ दोगे
और तब माइनस करो तो कितना आएगा आपके सामने। तो बोलोगे सर 150 लोग हैं, ठीक है, 25 और 25 50 हो गया, और 50 के बाद में 40 30 70 और 20 90 140 हो गया। तो यहाँ रखेंगे सर 140। यानी सिर्फ और सिर्फ टैक्सी से जाने वाले कितने लोग हैं, तो 10 लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कट्टर समर्थक है और किसके हैं, तो टैक्सी के हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज, यहां पर उन लोगों का प्रतिशत क्या है जो परिवहन के केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप मुझे बताओ यहां पर केवल एक साधन इस्तेमाल करने वाले कितने लोग हैं। ये केवल एक में आता है, ये केवल एक में आता है, ये केवल एक में आता है, और ये केवल एक में आता है। तो कितने हो गए, तो 40 और 30 70, और मेरे भाई यहाँ पर 25 का मतलब 95, और 95 में अगर आप 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 105। 105 लोग ऐसे हैं जो केवल एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, और कितने में, तो 150 में, इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हम यहाँ पर 100 करेंगे। 15 से काटेंगे जनाब तो 15 से 7 बार में, और 15 से काटेंगे तो 10 बार में। कुल मिलाकर के 70% लोग ऐसे हैं जो सीधा सीधा कोई ना कोई सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना। समझ में आ गया बात, यहाँ पे दीदी जो है तुम्हारा देवर बहुत दीवाना है। और किसका दीवाना है, तो एनटीपीसी का दीवाना है। ठीक है, आज एकदम परसेंटेज की लास्ट क्लास है, और इसके बाद हम आपको बता दें तो इसके बाद हमारी प्लानिंग है आप लोगों के लिए बहुत कुछ और करने की। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए जैसे ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद में मैं आप लोगों की अगली जो क्लास आएगी, यानी जो कल आएगी आपकी, वो होगी एक मिक्स पूरा का पूरा मॉक टेस्ट। जैसे हमने आप लोगों के लिए क्या सोचा है कि जैसे कोई भी मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो मैं कोई भी चैप्टर सपोज करो मैंने आप लोगों के लिए परसेंटेज पढ़ा दिया, तो परसेंटेज पढ़ाने के बाद मेरे भाई यहाँ पर एक तुरंत हम यहाँ पर क्या कराएंगे, तो मिक्स प्रैक्टिस सेट आप कराएंगे। चाहे आप उसको प्रैक्टिस सेट का नाम दे दीजिए, चाहे आप उसको मॉक टेस्ट का नाम दे दीजिए, या फिर आप उसको सैम्पल पेपर का नाम दे दीजिए। फिर उसके बाद में अगला टॉपिक प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे, फिर एक और मिक्स प्रैक्टिस सेट, फिर उसके बाद में SICI स्टार्ट करेंगे, फिर एक और मिक्स प्रैक्टिस सेट। रीज़न यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है कि जैसे जो बच्चे चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं वो चैप्टर वाइज अपनी तैयारी करते रहें, और साथ में बीच बीच में इसको मॉक टेस्ट की तरह पर लें कि हमें बाकी चैप्टर्स के कितने सवाल आते हैं और कितने नहीं आते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ी गणित के ऊपर में आपकी पकड़ और मजबूत होगी। आपको बार बार एक रिमाइंडर मिलता रहेगा, यार मुझे अभी ये भी चैप्टर पढ़ना है, मुझे अभी ये भी चैप्टर पढ़ना है, मुझे अभी ये भी चैप्टर पढ़ना है, और ये बहुत मदद करेगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए मैंने खुद से ये डिसाइड किया, मैंने क्या कहा था कि आप इस परिवार को बड़ा बनाते चलो, आप इसको सब्सक्राइब करते चलो, और एक से बढ़कर के एक चीज़ें लेकर आऊँगा, और बिना किसी भौकाल को काटे। समझ रहे हैं बात को लेकर के, मेहनत करने वाले हल्ला नहीं करते हैं, नाचते गाजते नहीं है मेरे भाई। सीधा मेरे भाई अपने कर्म से मैं बोलता हूँ कि मैं अपने काम से जो है वो ज़्यादा जवाब देना पसंद करता हूँ, ना कि अपनी जुबान से। तो आप लोगों के लिए क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, कितनी प्लानिंग कर रहा हूँ, वो मुझे पता है। बस आप मेरे साथ में जुड़े रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। आप लोगों के भारी डिमांड पर ही मैं ये लेकर के आया हूँ, नहीं तो मेरे भाई बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आज रविवार का दिन है, पूरे लोग अपने घर में हैं, सब अपने मेरे भाई जीवन जी रहे हैं, और हम आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्यों, मेरा जीवन यही है। मेरा जीवन उस दिन सार्थक हो जाएगा जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी क्लासेस उस दिन सार्थक हो जाएंगी जिस दिन आप अपने सिलेक्शन का रिपोर्ट कार्ड यहाँ लेकर के आओगे। हाँ गुरुजी, आप रात रात भर रिकॉर्ड करते थे, हम लोग रात रात भर पढ़ते थे, ये इकोसिस्टम बना, और आज इसी का कारण है कि हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है। वो उस दिन मेरे भाई मेहनत बहुत मुझे अच्छा लगेगा कि चलो यार हमने जितनी मेहनत की थी सब बच्चों में यूटिलाइज हो गया। तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, वीडियो को हर जगह पे शेयर करते रहा करो, और फालतू की बकैती चीज़ों से दूर रहा करो। आ जाओ, चलो यहाँ सवाल को पढ़ो, क्या कहा गया क्वेश्चन में। तो अब ये वाला सवाल उसी डेटा के ऊपर में है, लेकिन इसका सवाल अलग है। वो सवाल नहीं है जो पिछले वाला था, बस इसमें सारा डेटा सेम दिया गया है, क्वेश्चन अलग बदल दिया गया। इसमें ये कहा गया, इन ऑल हाउ मेनी पीपल यूज टैक्सी टू कम्यूट। टैक्सी का इस्तेमाल करने वाले कितने लोग थे। तो अगर हम बात करते हैं टैक्सी का इस्तेमाल करने वाले, तो मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई टैक्सी कितने तरीकों से इस्तेमाल हो रहा था। तो टैक्सी को इस्तेमाल करने का मेरे भाई एक ये तरीका था, ओनली टैक्सी। ओनली टैक्सी का मतलब कितना हो जाएगा, तो ओनली टैक्सी का मतलब 10 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किससे जाते हैं, तो टैक्सी से। फिर उसके बाद में 20 लोग ऐसे हैं जो टैक्सी और ट्रेन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उस 20 को भी सम्मिलित कर लीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया था मेरे भाई 25 बस और टैक्सी दोनों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस 25 को भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 55। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो डेटा हमारा सेम था, बस पूछने के तरीके जो थे वो क्या थे, अलग थे। बाकी देखिए दोस्तों, हम आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया जो स्रोत है वो हम बता रखे हैं कि गणित का एकमात्र अपना विश्वसनीय स्रोत मानिए प्रैक्टिस करने के लिए, वो है आपका रेलवे गणित। ठीक है, एक ऐसी किताब जिसने पूरे भारत में आते ही अपना तहलका मचा दिया,
कारण सिर्फ और सिर्फ इसका कंटेंट है। एक बच्चे को क्या चाहिए होता है, उसको ये चाहिए होता है कि मैं एक चैप्टर के क्वेश्चंस लगाऊं और उसके बाद में उसकी मिक्स प्रैक्टिस करूं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमारे सामने ये रेलवे गणित की किताब है, ये अंग्रेजी में भी है और ये हिंदी में भी है। तो जैसे अभी आज मैं आपको इंग्लिश वाला इसका किताब दिखा रहा हूँ, इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आप एक बार इसका इंडेक्स देखो। पूरे सवाल सारे के सारे किस में दिए गए हैं, तो टाइप वाइज दिया गया है। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4। अच्छा, एक और चीज़, ये किताब हमने खुद बनाई है, किसी और पब्लिकेशन से नहीं बनवाया, क्योंकि किसी और पब्लिकेशन के साथ में अपना नाम बेचने में मेरे भाई नुकसान ये हो जाता है। चैप्टर है मेरे भाई यूनिट डिजिट का, क्वेश्चन डाल रखा है डिविजिबिलिटी का, चैप्टर है HCF LCM का और परसेंटेज का सवाल मिल जाता है। ये किताब ऐसी है जिसको बच्चे मेरे भाई बहुत पसंद करते हैं और एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं। एक तो सारे क्वेश्चन इसमें टाइप वाइज मिल जाता है, जैसे मैं आपको वेन डायग्राम पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद कमीशन, उसके बाद इलेक्शन, इस तरीके से वैसे ही यहाँ पर दिया गया है। तो पूरा मैं इसका डिट्टो पढ़ा रहा हूँ आपको, ये हो गया। उसके बाद में क्या होगा ना, जैसे आप मान लो, देखो आप किताब के अंदर में देखो, सारा का सारा ऐसे ही पूरा का पूरा मेरे भाई सारा कंटेंट आपको टाइप वाइज देखने को मिलेगा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, इस तरीके से करके। सॉल्यूशन के ऊपर में मैंने खुद काम किया तो मुझे पता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस किताब की जो लगती है वो ये कि जब आप पूरा चैप्टर मेरे भाई ख़त्म कर लेते हो तो यहाँ पर ये किताब मात्र इतने में ही ख़त्म हो जाती है। देखो, मतलब इसमें इतने पन्ने तो आपको ये समझ लो कि फालतू दिए गए हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि फालतू दिए गए हैं, लेकिन ये फालतू नहीं है बच्चे, बिल्कुल भी फालतू नहीं है। अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर आप देखोगे ना, तो किताब का इतना भाग सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है, आप देखिए। और यहाँ पर क्या है, चैप्टर टेस्ट दिया गया है। मतलब आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो उसके बाद में यहाँ पर जा करके इसके टेस्ट लगाइए और एक एक चैप्टर के बहुत ही बढ़िया तरीके से करिए। अब जनरली इस सेगमेंट की जो किताबें आती हैं वो 450-500 रुपये की आती हैं, लेकिन ये किताब फ्लिपकार्ट या अमेजन आप इसको 270 से 275 में मंगा सकते हैं। बहुत लोग आपको कटाक्ष भी करेंगे किताब को लेकर के, किताब से सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप उनसे बस ये कह देना कि उसी किताब पर वो हाथ रख के ये कह दें कि वो जीवन में कभी किताब नहीं लाएंगे। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मेरे भाई, दुनिया में लोग ऐसे दोगलेपने पर आ जाते हैं कि जिस चीज़ का वो विरोध करते हैं बाद में पता चलता है वही चीज़ वो अपना लेते हैं। और मैंने मेरे भाई दुनिया बदलते और लोगों के जुबान बदलते देखे हैं। तो आप उस चक्करों में ना रहें और अपनी पढ़ाई करें। बाकी ये हमारी दोनों किताबें हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में। प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है, आप इसी को फॉलो करें। ठीक है, आइए चलिए हम अपने सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। प्रतिशत का एक और प्यारा सवाल, पूरी किताब में आपको पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के हाई डिमांड पे। ठीक है, आ जाइए। मैं गारंटी कहता हूँ आपको, जितने भी आपको विरोध करने वाले मिलेंगे, इक्का दुक्का हालांकि होगा नहीं कोई, लेकिन किसी का अपना पर्सनल क्षति होगा वो अलग बात है। वो मुंह उठा करके 1 महीने के बाद में अनाउंसमेंट लेकर के आएंगे और ऐसी ही किताब के साथ में आएंगे। ठीक है, तो आप मेरे भाई उनके बहकावे में ना जाए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें। ये मैं जानता हूँ और बहुत दिनों से लोगों के चरित्र और सभी जुबान को मैं देख रहा हूँ, बदलते भी देख रहा हूँ यहाँ पे। बस आप अपने आप को क्षति ना पहुँचाएं, अपनी पढ़ाई करें अच्छे से। आइए चलिए सवाल देखिए। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या इतनी हो जाती है। नए सदस्य के आने के पहले यहाँ पर गांव में कितनी जनसंख्या थी? इस सवाल को हम 2 और 3 अलग अलग तरीकों से बना सकते हैं। ठीक है, आप जिस भी तरीके से बोलेंगे हम ऐसे बना देंगे। जैसे अगर आप बोलते हैं सर इसको बेसिक से बनाओ, तो मेरे भाई देखो, सबसे पहला इस सवाल का बेसिक, फिर उसके बाद में हम आपको इसका इतना शानदार अप्रोच बताएंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये मेल है और यहाँ पर कौन है, तो फीमेल है। हम बेसिक से अगर जाते हैं तो मान लेते हैं ये पुराना केस था, और पुराना केस क्या था, तो मेल हमारे गांव में कितना था, 100x था, और फीमेल हमारे गांव में कितनी थी, 100y थी। तो टोटल पॉपुलेशन हमारा कितने का था, 4000 का था। टोटल पॉपुलेशन हमारा मेरे भाई कितने का था, जो 4000 का था। फिर उसके बाद में कहा गया मेरे भाई विलेज का पॉपुलेशन 4500 हो जाता है। कब? जब मेल और फीमेल 10 और 20 से बढ़ जाते हैं। मतलब मेल बढ़ कितना गया, 10% से, तो इसका 10% कितना होगा, तो 10x। फीमेल बढ़ गई 20% से, तो इसका 20% कितना होगा, 20y। और जनसंख्या 4000 से 45 हो गई, तो बढ़ी कितने की, तो 500 की। यानी सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, तो ये मेरे भाई इंक्रीज, या फिर यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा इंक्रीज है, या फिर मेरे भाई क्या है, तो डिक्रीज है। मेल में जितने की बढ़त है हमने यहाँ पर वो लिख दिया, फीमेल में जितने की बढ़त है वो लिख दिया, और यहाँ पर मेरे भाई पूरा जितने का बढ़त है हमने वो लिख दिया। अब अगर हम बात करते हैं इस सवाल में आगे बढ़ने की, तो बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो बचपन वाले तरीके। किसी एक को कैंसिल करोगे तो जाकर के दूसरे का मान मिलेगा। तो क्वेश्चन में कहा नंबर ऑफ मेल निकालना है, तो मेरे भाई अगर मेल निकालना है तो फीमेल को कैंसिल करो, और फीमेल निकालना है तो मेल को कैंसिल करो। यानी मेरे भाई मेल निकालना है तो फीमेल को बराबर करो, 20 है तो इसे 100 बनाओ। तो मेरे भाई कैसे गुना करोगे, 5 से।
आप इसको 5 से गुना करो 50x हो जाएगा, आप इसको 5 से गुना करो 100y हो जाएगा, और आप इसको 5 से गुना करो 2500 हो जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ देखो, इस इक्वेशन में से आप इसमें से मेरे भाई माइनस करो, तो बोलोगे 100x में से 50x गया तो कितना हो जाएगा, 50x हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसमें से इसको खत्म करोगे 0 आ जाएगा, और 4000 में से 2500 खत्म करोगे तो 1500 आ जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, नंबर ऑफ मेल, पहले मेल की संख्या कितनी थी, 50 का मान 1500 है, 50 का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 1500 है। हमें कितने का मान निकालना है, 100 का, यानी हमें कहीं ना कहीं इसका डबल करना है, तो इसका भी डबल कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। और सही उत्तर क्या आएगा, 3000, ऑप्शन नंबर डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना। ठीक है, लेकिन क्या हमें पेपर में इस तरीके से करना है, तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। पेपर में ये अप्रोच हमारा सिलेक्शन कभी भी नहीं दिलाएगा, ये तरीका नहीं अपनाना। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि सुनो, अप्रोच तुम्हारे ऐसे होने चाहिए ना मेरे भाई, कि सवाल तुम्हारे विदिन सेकंड्स में बन जाए और इतना मेरे भाई टाइम ना लगे। आप यहाँ पर देखिए, बिना कलम उठाए आप इस सवाल को बना सकते हैं, बस मेरा सहयोग करिएगा आप लोग। ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो पूरा बहुत ही बढ़िया तरीके से आप बना पाओगे, मेरा वादा है आपसे। इसे हम कहते हैं मेरे भाई कॉमन मेथड, और ये मैं बच्चों को शुरू से पढ़ाता हूँ और बहुत फेमस है हमारे बच्चों के बीच में। कॉमन मेथड आप भी मेरे भाई ध्यान रखोगे, धीरे धीरे वक्त आएगा तो। अब आप यहाँ देखो तो बोलोगे गुरुजी देखिए बात ऐसा है, जनसंख्या कितनी थी, 4000, हो कितनी गई, 4500, बढ़त कितने की हुई, तो 500 की, तो 500 की बढ़त हुई। ये बढ़त किसके कारण हुआ, तो बोलेंगे सर 10% मेल के कारण और 20% हमारा किसके कारण मेरे भाई, फीमेल के कारण। 10% मेल के कारण और 20% किसके कारण, फीमेल के कारण। मुझे किसकी जनसंख्या निकालनी है, मुझे मेल की निकालनी है। अगर आपको मेल का जनसंख्या निकालना है तो फीमेल के बराबर का परसेंट लीजिए और दोनों का लीजिए। यानी फीमेल अगर 20% है तो आप बोलेंगे सर हम 20% मेल लेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे, तो 20% फीमेल लेंगे। दोनों का 20% लेने का मतलब पूरी जनसंख्या का 20% लेना, और पूरी जनसंख्या का 20% लेने का मतलब 4000 का 20% लेना। 4000 का 20% आपको भी पता है कि हम 4000 का 20% कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे गुरुजी 4000 का 20% का मतलब होता है 800, यानी पूरी जनसंख्या का 20% लेने का मतलब क्या हो जाता है, 800 हो जाता है। अब आराम से मेरे भाई माइनस करो, 800 में से 500 गया तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, 20 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, खत्म। अगर 10% का मान 300 है तो ये 100% होगा, यानी अपने आप का 10 गुना, तो यहाँ पर ये अपने आप का 10 गुना कितना हो जाएगा, 3000। और आंसर कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। आंसर कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो धीरे धीरे बिना कलम उठाए भी ऐसे सवालों को आप बना सकते हो, समझ सकते हो। बोलोगे सर ये कॉमन मेथड है, जो निकालना होता है उसको छोड़ देते हैं, और जो मेरे भाई यहाँ पर नहीं निकालना होता उसके बराबर का परसेंट लेकर के माइनस कर देते हैं। आइए चलिए सवाल मेरे भाई देखते हैं। अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, और ये दिखने में इतना भारी भरकम है लेकिन सॉल्यूशन मात्र इतू सा है, पढ़िए आप इसको अच्छे से। क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो बोला गया एक किराने की दुकान दो अलग अलग विक्रेताओं द्वारा पैक किए गए रस के 600 बोतलें खरीदती है। कितनी बोतलें खरीदती है, तो 600 खरीदती है। 20% माल पहले विक्रेता द्वारा और 80% मेरे भाई दूसरे विक्रेता द्वारा लिया जाता है। मैं किराने का दुकानदार हूँ, मेरे पास में 2 सप्लायर हैं। पहले वाले से मैंने कितना लिया, तो 20% माल उठाया, और दूसरे वाले से मैंने कितना लिया, तो 80% लिया। पता चला मेरे भाई एक बोतल का जो विक्रय मूल्य है वो 25 रुपए है। ठीक, और दूसरे विक्रेता के सामान को देखने के बाद दुकानदार को पता चल गया कि 25% सामान केवल एक दिन तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। वह माल वापस करने का फैसला करता है। उसे दूसरे विक्रेता से कितने पैसे मिलेंगे। दूसरे वाला जो विक्रेता होगा यहाँ पर, वो उसको कितना पैसा लौटाएगा। आप इंग्लिश में भी यहाँ पढ़ सकते हो, अ ग्रोसरी स्टोर परचेस 600 बोतल ऑफ जूस पैक बाय 2 डिफरेंट सेलर, 20% गुड इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट and 80% by the second. The selling price of one bottle is ₹25. And after observing the second seller good, the shopkeeper came to know that 25% good can be used till one day only. He decided to return the good. How much money did he get from the second seller? दूसरे से उसको कितना मिलेगा। दोस्त यहाँ पर एक बात को समझो, मान लो यहाँ पर कि मैं ब्रेड का धंधा कर रहा हूँ, ब्रेड मेरे भाई बना रहा हूँ, और मुझे पता है कि इसकी लास्टिंग सिर्फ एक दिन की है, तो मैं मेरे भाई कितना इस्तेमाल करूंगा, जितना होगा, यानी ये उसको कितना पैसा मिलेगा। तो देखो आप बोलोगे सर देखिए 600 बोतलें हैं, 600 में से पहले विक्रेता को गई हैं 20% और दूसरे को गई हैं कितना, तो 80%। अब ये दूसरे को गई हैं 80%, तो अगर हम मेरे भाई देखेंगे तो 600 का 80% कितना होता है, तो 480 बोतल होता है। कितना होता है, तो 480 बोतल होता है। अब कहा गया यहाँ पर आप समझिए, तो बोलेंगे सर 480 बोतल हो गया,
उसके बाद में एक बोतल का विक्रय मूल्य इतना है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिर क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि देखिए दूसरे विक्रेता के सामान को देखने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि इतना % सामान केवल एक दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जितना इस्तेमाल किया जा सकता है वो उसी को तो बेच पाएगा और उसी के पैसे उसको मिलेंगे। यानी कहीं ना कहीं अगर मानो ये 480 मेरे भाई बॉटल है तो इसका 25%, इसका 25% का मतलब इसका 1/4, और इसका 1/4 कितना हो जाएगा 120, यानी वो इतना ही बेच पाएगा और इतना ही पैसा मिलेगा। तो कितना मिलेगा मेरे भाई 120 बोतल, और 120 बोतल का कितने रुपए, तो 25 रुपए। 120 का 25 मेरे भाई कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 3000 होता है। कितना होता है, 3000 होता है। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, फर्क का होना प्यार है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। 25 दूनी 50 और 25 से कम 50, 25 और 5 30 मेरे भाई, बिल्कुल सही हमारा उत्तर है, 3000 है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, प्रतिशत का एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। और सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा वो पढ़िए। इस सवाल में ये कहा गया, किसी शहर की जनसंख्या यहाँ पर इतने से बढ़कर के इतना हो जाती है और कितने सालों में, 5 सालों में। तो प्रत्येक वर्ष जो बढ़ा है वो कितना % से बढ़ा है, आप मुझे ये बताओ। बहुत ही हल्का, बहुत ही टुच्चा, बहुत ही एकदम हलवा सवाल। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे गुरुजी देखिए, पहली बात तो 2 0 से 2 0 काटिए। उसके बाद में अगर आप 25 से काटेंगे तो 70 बार में कटेगा, और अगर आप 25 से काटेंगे तो मेरे भाई 25 का 1 गुना 25 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर 25 से कम 25, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ कितना हो जाएगा 125, जो कि हो जाएगा मेरे भाई 5 बार में। तो लगभग 35 से आप काटेंगे 2 बार में, 35 से काटेंगे 3 बार में। तो कितने % का इंक्रीज हुआ है हमारा, तो आप यहाँ बोलेंगे सर 1 का इंक्रीज है 2 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे 100%। तो यहाँ पर हमारा जो जनसंख्या है वो कितने % से बढ़ गया, 50% से। अब ये 50% कितने सालों में बढ़ा है, 5 सालों में। तो 1 साल का इंक्रीज कितने का होगा, तो इसको 5 से भाग करो। 5 साल में 50, एक साल में 10%, यही हमारा उत्तर है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया प्रति वर्ष होने वाला औसत वृद्धि हमारा कितना होगा, याद करिए। देखिए इस बार बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। एक ही मेरे भाई जो है तैयारी से आप अपना आरपीएफ एसआई भी कर सकते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल की भी तैयारी कर सकते हैं, ग्रुप डी का भी उसी से हो जाएगा, एनटीपीसी का भी उसी से हो जाएगा। इसलिए डेडिकेटली मेरे भाई सीरीज को फॉलो करते रहिए, ठीक है। हर एक वीडियो को उसका देखिए, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बनवा दी है। आप जब जाओगे चैनल पर जा करके देखोगे ना, देखो ये आपका चैनल है, पता है आपको। और इसी चैनल पर जब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्त यहाँ पर, तो ये आपका प्लेलिस्ट भी हो जाएगा। देखो ये आपका चैनल हो गया आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स के नाम से। और जब इस चैनल में जाओगे तो यहाँ पर जा करके देखो, मैंने पूरा मेरे भाई सबसे पहला प्लेलिस्ट ही आपका रेलवे पीवाईक्यू सीरीज के नाम से, और सारी वीडियोस इसी प्लेलिस्ट के अंदर में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देखो बहुत ही प्रॉपर वे मेरे भाई, यहाँ पर परसेंटेज का ही आपको देखते हैं। चलो क्लास नंबर 1 है, देखो यहाँ पे क्लास नंबर 1 हो गया, क्लास नंबर 2 हो गया, क्लास नंबर 3 हो गया, क्लास नंबर 4 आपको मिल जाएगी। तो तरीके से आप इससे पढ़िएगा, बहुत बेनिफिट होगा आपको, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। चलिए आइए इस सवाल को देखिए। यहाँ पर फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है आपका। आप पढ़िए सवाल में क्या बोला गया। सवाल में यहाँ पर यह कहा गया कि यहाँ पर ताजे अंगूरों में 80% क्या होता है, पानी होता है, और सूखे अंगूरों में 10% पानी होता है। यदि सूखे अंगूरों का भार 250 ग्राम है तो ताजे का मेरे भाई भार कितना होगा। अब देखिए ये एक स्पेशल कंसेप्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट कंसेप्ट। क्या कहते हैं मेरे भाई, यहाँ पर तो बोलते हैं फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट कंसेप्ट। अब ये फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, आप समझो। जैसे मानो आपको यहाँ पर क्या है, अंगूर आपने कोई लिया, आप देखना। तो कोई भी अगर अंगूर है, आप उसको जब नॉर्मली तोड़ते हो तो वो ऐसा होता है अंगूर का दाना, ठीक है। लेकिन जब आप उसको धूप में रख दोगे ना एकदम, तो वो मेरे भाई सिकुड़ करके ऐसा एकदम किशमिश बन जाता है, जिसे इंग्लिश में रेजिन कहते हैं। और अगर आप देखोगे भी नवरात्रि के समय में काजू किशमिश का भोग भी भगवान जी को लगाया जाता है, तो वही किशमिश की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको कई लोगों को यकीन नहीं है किशमिश क्या अंगूर से बना है, नहीं है ना, तो एक काम करो 4-5 दाने किशमिश की ले लेना, 1 गिलास पानी में रख देना, रात भर छोड़ देना, सुबह देखोगे अंगूर के बराबर हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं डिहाइड्रेट किया जाता है, उसके बॉडी से, अंगूर के बॉडी से सारा पानी निचोड़ लिया जाता है। तो जो बच जाता है वो क्या बच जाता है, गूदा बच जाता है। यानी कहीं ना कहीं जितना गूदा इसके अंदर में था, आज भी इसके अंदर में उतना ही गूदा है, जो कमी हुई है वो पानी की हुई है। तो फ्रेश और ड्राई फ्रूट में हम क्या करते हैं मेरे भाई, ताजे फल के अंदर में गूदे का वजन और सूखे फल के अंदर में गूदे का वजन, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मेरे भाई फ्रेश फ्रूट है।
है और ये हमारा क्या है, तो ड्राई फ्रूट है। तो जो गूदे का वजन होता है वो कभी नहीं बदलता। जैसे आपके बॉडी में जितना मांस का वजन है वो कभी नहीं बदलेगा। पानी की मात्रा ऊपर नीचे होती रहेगी, जिसके कारण आपका वजन ऊपर नीचे होते रहेगा, लेकिन मांस का वजन सेम रहेगा। तो इसमें यहाँ पर जो है गूदा कितना परसेंट होगा, तो बोलोगे सर देखिए फ्रेश फ्रूट का x% बराबर होगा किसके, ड्राई फ्रूट के y% के। हो सकता है मेरे भाई गूदा इसमें 20% और 80% पानी हो, और इसमें हो सकता है 80% गूदा हो और 20% पानी हो। इसलिए मेरे भाई फ्रेश फ्रूट का x% ड्राई फ्रूट के y% के बराबर होता है, और ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। इकलौता कंसेप्ट आपके काफ़ी सवालों को बनाने में मदद करेगा। जैसे आप यहाँ पढ़िए मेरे भाई क्या कहा गया, तो ताजे अंगूर में 80% पानी है, तो 80% पानी है तो गूदा कितना है, 20%। यानी ताजे फलों में गूदा कितना है, तो 20%। ताजे फलों में गूदा कितना है, 20%। जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी है। पानी अगर 10% है तो गूदा कितना है, 90%। गूदा कितना है, 90%। तो ताजे मेरे भाई सूखे फलों में गूदा 90%। तो ताजे फलों का 20% सूखे फलों के 90% के क्या है, बराबर है। एग्जामिनर इन्हीं दोनों में से किसी एक का वजन दे देता है और दूसरे का वजन पूछता है। तो कहा गया यदि सूखे अंगूरों का भार 250 ग्राम है तो ताजों का कितना होगा। तो मेरे भाई ताजे का हम कितना मान लेते हैं, x। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। और सूखे का वजन इन्होंने कितना दिया, तो 250 ग्राम इंटू कितना हो जाएगा, 90। कितना आसान सवाल है बताइए। धरती पे इससे कभी ज़्यादा आसान सवाल तो बना ही नहीं। आप यहाँ देखिए मेरे भाई 0 से आप इसके 0 को कतर दीजिए, और 2 से अगर आप काटेंगे तो 45 बार में हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25 का 5 गुना 125, 12 पास में 25 के 100 और मेरे भाई 12 112। 1125 ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी फॉर का होना यार है। समझ गए। तो ताजे फल और सूखे फल में आज के बाद कभी कोई कंफ्यूजन होगा, नहीं होगा। एक और सवाल इसके ऊपर में देखिए, ग्रुप डी में आपका ये पूछा गया सवाल है, और क्या कहा गया है जरा पढ़िए। कहा गया 520 ग्राम पानी और 45 ग्राम नमक का उपयोग करके एक घोल तैयार किया जाता है। घोल में द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता की गणना करें। आसान भाषा में, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 520 ग्राम वाटर एंड इतना ग्राम साल्ट। मतलब उसमें पानी 520 ग्राम है तो साल्ट हमारा 45 ग्राम है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर ठीक है कि इसके अंदर में मेरे भाई वजन का जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर कितना परसेंट है। मतलब ये बोला गया ना कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास, तो मेरे भाई वजन किससे आने वाला। मास का मतलब क्या होता है, जो हार्ड मास चीज़ें प्रेजेंट हो, जो दिखे वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं सॉल्ट का मेरे भाई परसेंट पूछा है पूरे सॉल्यूशन में। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। यानी आसान भाषा में अगर आप देखें तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर नमक कितना है, तो 45, और टोटल कितना है, तो बोलोगे सर देखो ये एक बोतल था, इसमें पानी भी था और इसमें नमक के ढेले भी थे। तो नमक का ढेला पूरे सॉल्यूशन का कितना परसेंट है मुझे ये बताना है। तो नमक का ढेला इतना है, पूरा सॉल्यूशन कितना होगा, 520 में से 45 मेरे भाई जोड़ दो तो बोलोगे सर 565, और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू मेरे भाई यहाँ पर 100% हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो लगभग मेरे भाई यहाँ पर कितना आना है, इसका आपको 9×5=45 के करीब में 9% से थोड़ा सा कम। मतलब हम लोग देख लेते हैं सॉल्व करके क्या कहानी होगी। 5 से एक बार में, 5 से एक बार में, 5 से कितनी बार में दोस्त, 3 बार में, और 5 से काटोगे तो कितनी बार में, 9 बार में। हमें 900 को भाग करना है, और किससे करना है, 113 से। अब 113 का 7 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई 7 गुना आपका हो जाएगा 8 बार में। तो 8 बार में मेरे भाई 904 हो जाएगा, क्योंकि देखो 13 8 104 होता है। तो 8% से थोड़ा सा कम, 8% से थोड़ा सा कम, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का सहारा लिया। धीरे धीरे जब आप भी पढ़ोगे तो आपको भी मेरे भाई इसकी आदत लग जाएगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर के। चलिए अब मेरे भाई मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात यहाँ पर, कि अगर आपका या आपका कोई भी दोस्त हो, कोई भी भाई हो, कोई भी मित्र हो, या आप खुद हो यहाँ पर, अगर आपको किसी भी टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, समझिए बात को, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक, तो आप मेरे भाई यहाँ पर हमारे मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच से कर सकते हैं। भारत में इकलौता ये बैच है जिसको मेरे भाई हाई डिमांड होता है, हमेशा टॉपर्स का फेवरेट होता है, क्योंकि ये मेरे भाई सबसे पहले तो अरिथमेटिक और एडवांस इसमें दोनों होते हैं, प्री और मेंस दोनों का होता है, सभी एग्जामों के लिए होता है।
ठीक। सबसे बड़ी बात इस बैच की बताऊँ ना, आप 250 का रिचार्ज कराते हो, 300 का कराते हो और वो 1 महीने में खत्म हो जाता है। आप 700 के इस बैच को मेरे भाई अपने पास में जब रखते हो, तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है और ये कभी खत्म नहीं होता है। मतलब ये आपको हर परीक्षा में, हर स्थिति में, हर जगह पर आपको सहायक प्रदान करेगा। अगर हम इस बैच की बात करें यहाँ पर, तो आप देखिए इस बैच को लेकर के, ये आप जाएँगे ना, जब हमारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत करके, देखिए ये हमारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत गूगल स्टोर पे, आरजी विक्रमजीत। जब आप इसमें जाओगे, जब यहाँ पर जा करके मेरे भाई मैथ्स के सब्जेक्ट में देखोगे, जब इसमें यहाँ पर मैथ्स के वीओडी बैच में जाओगे, तो आपको इसके अंदर में दिखेगा कि हमने कितना पढ़ाया है। इस बैच के अंदर में जो जो टॉपिक्स हम कराते हैं, जैसे अगर हम प्रतिशत की ही बात करें, तो आप प्रतिशत में देखो कुल मिलाकर के कितनी क्लासेस हैं, तो 20 क्लासेस हैं मेरे भाई यहाँ पर। आप देखो 21 क्लासेस हैं प्रतिशत की। जितनी क्लासेस मेरे भाई मैंने यहाँ पर पढ़ाई है, सभी से तरीके से उन सभी क्लासेस की यहाँ पर मैं पीडीएफ देता हूँ बच्चों को। एक क्लासरूम शीट होती है, क्लास नोट्स होता है और एक प्रैक्टिस शीट होता है, सब यहाँ पर करने के लिए। उसके बाद में जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ते हैं ना, उन सभी का यहाँ पर टेस्ट जो है, वो यहाँ पर जो है टेस्ट भी आपको मिलता है, समझिए बात को लेकर के। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं मेरे भाई, पूरा पूरा बच्चों को टेस्ट भी देते हैं और कम से कम 500 टेस्ट इसके अंदर में, एक नहीं दो नहीं, कितने टेस्ट हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर 500 टेस्ट है आप लोगों के पास में, आप इस बात को समझिए। तो 500 टेस्ट इसके अंदर में मिलता है बहुत ही बढ़िया तरीके से, अलग अलग एग्जाम के हिसाब से, और आप उसका पूर्ण रूप से फायदा उठा पाते हैं। तो 699 के अंदर में ये पूरा बैच है, वैलिडिटी लाइफ टाइम है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कहीं पर कोई इंक्वायरी हो तो आप हमारे इस इंक्वायरी नंबर पर मेरे भाई बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही है, इतना हमारे तरफ से पूर्ण हुआ। कल की क्लास में मैं आप लोगों के लिए फिर से बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट, या ऐसे कह लीजिए प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर में मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के नंबर आए यहाँ पे। ठीक है, तो चैनल का रिमाइंडर सेट कर लेना सब्सक्राइब करके, सुबह 8 बजे आपकी प्रैक्टिस सेट आने वाली है। और हर सवाल को पहला कोशिश क्या करना है, देखो पहले मेरे भाई यहाँ पर कोशिश करना उस सवाल को देख करके खुद से बनाने का। जब अगर फंस जाओ तब उसके बाद में वे वीडियो जो है वीडियो प्ले करके देखना, और कमेंट बॉक्स में बकायदा ये बताना मुझे यहाँ पर कि सर आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, आपका अटेम्प्ट क्या था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रतिशत खत्म होता है। प्रतिशत के कुछ और भी सवाल है जो हम आपको अलग अलग मॉक टेस्ट के माध्यम से कराएंगे, नहीं तो फिर मेरे भाई और कराने के लिए बहुत कुछ नहीं बचेगा। समझ रहे हो, फिर मॉक टेस्ट में आदमी क्या करेगा, फिर रिपीटिशन होने लगेंगे। ध्यान रखो, जैसे मैंने किताब में चैप्टर दे दिया और बाद में उसके टेस्ट दिए हैं, उसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और मिक्स टेस्ट आप लोग को कराऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में बताना आज की क्लास कैसी लगी, और अगला टॉपिक यहाँ पर कौन सा शुरू किया जाए वो भी बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।